वेलकम टू पाकिस्तान एकाउंटिंग के एनर्जी इंटरव्यू सीरीज में जहां हम डिफरेंट स्टेक होल्डर्स और एक्सपर्ट से सीखेंगे पाकिस्तान के करंट एनर्जी चैलेंजेस के हवाले से। क्योंकि हम अपने एनर्जी सीरीज के अख्ताम पे आ रहे हैं, तो आज के स्पेशल एपिसोड में हमने एनर्जी एक्सपर्ट से पाकिस्तान के पावर सेक्टर के चैलेंजेस और सोल्यूशंस के बारे में उनकी राय ली। आज के हमारे एक्सपर्ट्स हैं आफिया मलिक, जो कि सीनियर रिसर्चर हैं पाइड में, कामरान कमाल, जो कि सीईओ हैं हपको के, मुश्तबा खान, जो कि सीईओ है रियान एनर्जी के, और तौसीफ फारूकी, जो कि एक्स चेयरमैन नेप्रा रहे हैं। आज के एपिसोड में हमने उनसे पूछा कि उनके हिसाब से पाकिस्तान के पावर सेक्टर के मसाइल की सबसे बड़ी वजह क्या है, और दूसरा, पाकिस्तान के पावर सेक्टर के मसाइल कैसे हल हो सकते हैं। कि हमने सारे कॉन्ट्रैक्ट जो है डॉलर्स में किए, विच इज़ नेचुरल, दुनिया में ऐसा ही होता है। और हमने जो गलती की वो अपनी जो प्रोजेक्शंस की ग्रोथ की वो बहुत ही अग्रेसिवली की 6-7% पे। वी डिडंट इवन ग्रो बाय 2% ऑन एवरेज। तो उससे ये हुआ कि वी हैव नाउ एक्सेस कैपेसिटी, और वो एक्सेस कैपेसिटी भी जो हमने लगाई हुई है वो इम्पोर्टेड फ्यूल पे लगाई हुई है। और उससे बड़ा, सबसे बड़ा जो किलिंग फैक्टर है वो ये कि हमने वी केप्ट ऑन डेप्रिशिएटिंग रुपी अगेंस्ट डॉलर्स। अब आप ये देखें, और हमेशा ये कहा जाता है कि जो उससे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, नॉट रियलाइजिंग कि हमारी इंपोर्ट्स 2 या 3 गुना ज़्यादा हैं एक्सपोर्ट से, और सारे ये कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो आपके डॉलर बेस्ड हैं। तो जो ही आप टिंकरिंग करते हैं, रुपी को डीवैल्यू करते हैं बाई 10%, तो आप एक मैमथ साइज जो है ना वो ऑब्लिगेशन बढ़ जाती है ऑन दिस साइड। तो आज से इवन जब मैं आया हूँ अबू धाबी से ईयर 2019 में, तो रुपी वाज लाइक 130 और समथिंग, और आपकी फॉर एग्जांपल इंपोर्टेड कोल वाज $50 पर टन। ये बड़े आराम से अफोर्ड हो रहा था। और जब आप 300 प्लस ले गए, आज 278 पे शायद है आपका डॉलर, तो और इंपोर्टेड कोल एट वन पॉइंट इन टाइम बढ़ के $581 पर टन हो गया पाकिस्तान में लैंडेड कॉस्ट। तो जब इतनी ड्रास्टिक आपकी जो करेंसी डीवैल्यू हो जाएगी और इंपोर्टेड कोल पे आपने प्लांट्स लगाए हैं वो वैल्यू बढ़ जाएगी, तो हाउ वुड यू सस्टेन? तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। ओवर कैपेसिटी, इंपोर्टेड फ्यूल पे सारा लगाना, टेक और पे पे लगाना, वो तो खैर दुनिया में आईपीपीज में जनरली ऐसा ही होता है। और सबसे ज्यादा रुपी डीवैल्यूएशन जो है, दैट इज द रियल किलिंग कॉम्बिनेशन दैट वी हैड। हमने वो 10,000 की बजाय 17,000 लगाए। वो डिमांड जो हमने सोची थी वो आई नहीं, और वो प्राइसेस जो हम सोच के प्लान कर रहे थे जब वो बढ़ी तो डिमांड कम हो गई। और नाउ वी हैव अ डिमांड ऑफ लेस देन एवरेज ऑन अ ईयरली बेसिस। पूरे साल की अगर मैं उसकी एक एवरेज लूं तो वो 15 से 16,000 मेगावाट बनती है, और जो मेरे पास कैपेसिटी है वो 43,000 की है। सर्दियों में तो ये कम होकर 10,000 मेगावाट तक आ जाता है, और गर्मियों में 22 से 24,000 मेगावाट। तो जाहिर बात है एक मुश्किल तो होगी, आपके पास कैपेसिटी पेमेंट की ज़्यादा है और प्लांट ज़्यादा है, इस्तेमाल कम है। तो ये अच्छा, इसमें फिर हमारी प्लानिंग का प्रॉब्लम आ जाता है कि हमें एक तो ये कि हमारे यहाँ जो है ना कि हमारी डिमांड कितनी होगी, हमने कभी उसको एक्चुअल डिमांड ही फोरकास्ट नहीं कर सके। उसके बाद हमारी प्लानिंग नहीं थी कि हमें कितनी कैपेसिटी चाहिए जो हमारी डिमांड को कैटर कर सके, और किस टाइप की कैपेसिटी चाहिए। क्या वो बेस लोड के लिए हमें चाहिए, और वो किस टाइप के लोड के लिए चाहिए। क्या वो हमें सिर्फ गर्मियों का जो है वो जिसको कहते हैं कूलिंग लोड के लिए हम उस कैपेसिटी को लेकर आ रहे हैं, क्योंकि जो डेफिसिट था हमारा शुरू से लेकर अब तक वो हमारा था बेसिकली गर्मियों में बहुत ज्यादा हमें लोड शेडिंग फेस करना पड़ी थी। ठीक है, सर्दियों में भी आ गया था, उसकी और भी वजूहात थी कि हमारे जो है वो क्योंकि जब ऑयल प्राइसेस ऊपर गई तो हमारे कुछ प्लांट्स वगैरह की एफिशिएंसी भी उससे मुतासिर हुई, यानी हमने उनको चलाना बंद कर दिया। दुनिया भर में अगर देखें ना तो जो कैपेसिटी लगाई जाती है ना वो बेस लोड के लिए वो डिफरेंट प्लांट्स होते हैं, और उसके अलावा जो बाकी प्लांट्स होते हैं वो उनको फुल 100% कैपेसिटी पेमेंट्स नहीं की जाती हैं। वो सिर्फ जब उनकी डिमांड होती है वो तब उनको प्लांट्स को चलाया जाता है, और उनकी प्राइस ठीक है वो रिलेटिवली उस वक्त बाकी प्लांट्स के मुकाबले में ज्यादा होती हैं जो बेस लोड के मुकाबले में, लेकिन उनको कैपेसिटी पेमेंट्स अलग से रेगुलर बेसिस पे नहीं की जा रही होती हैं जो कि पाकिस्तान में इस वक्त की जा रही हैं। इस साल की फोकास्ट है कि तकरीबन 20 गीगावाट के करीब सोलर इंपोर्ट होगी। अगले साल ऑफ कोर्स इससे ज्यादा होगी। हम अगर अज्यूम करते हैं कि डबल नहीं होती, 50% होती है, तो 30 गीगावाट पे आप पहुंच गए। ठीक है, तो बड़ी तेजी से डिफेक्शन,
और इसका यकीनन एक इम्पैक्ट, बहुत बड़ा इम्पैक्ट ग्रिड के ऊपर आ रहा है। दूसरा इम्पैक्ट इसका ये हो रहा है, देखें अब दो एंड्स हैं आपके। एक एंड ये है कि बिजली कितनी महंगी है ग्रिड के ऊपर, और आपने देखा है कि यूक्रेन वॉर के बाद और खासतौर पे हमारे जो रिसेंट मसाइल हैं डेप्रिसिएशन वाले और कॉस्ट ऑफ बोरिंग भी बढ़ी हुई थी, उसकी वजह से हमारी जो कॉस्ट ऑफ जो हमारा टैरिफ है वो बहुत तेजी से बढ़ा है। और जैसे जैसे डिफेक्शन बढ़ रही है वो मजीद बढ़ेगा, क्योंकि फिक्स कॉस्ट बाकी सबकी बढ़ेगी, जो रह जाएंगे पीछे, जो नहीं ट्रांसफॉर्म की। और दूसरी तरफ कॉस्ट कम हो रही है सोलर स्टोरेज और बाकी रिन्यूएबल्स की, विंड की, और उसकी वजह से डिफेक्शन और तेज हो रही है। टैरिफ डिजाइन तो चेंज करना ही पड़ेगा आपको। इंडस्ट्रियल की कॉस्ट ऑफ सर्विस कम है एज कम्पेयर टू हाउस होल्ड्स। उनको क्योंकि वो उनका लोड ज़्यादा होता है, उनको जब प्रोवाइड करने के लिए उनकी कम कॉस्ट ऑफ सर्विस आती है, लेकिन हम उनको क्योंकि ज़्यादा चार्ज करते हैं और क्योंकि वो क्रॉस सब्सिडाइज कर रहे हैं बाकी सेक्टर्स को। लेकिन अल्टीमेट सोल्यूशन जो है ना इस पूरे मेस का, वो है मार्केट। CTBCM के नाम से एक मॉडल हमारा डेवलप हो चुका है, लेकिन आप उसको स्टार्ट तो करें B2B कॉन्ट्रैक्ट्स। इंडस्ट्री तैयार है उसके लिए। इंडस्ट्री कहती है कि हमसे वो डायरेक्ट B2B कॉन्ट्रैक्ट्स करें, उसमें से गवर्नमेंट निकल जाए, जो भी जनरेटर है वो उसके साथ वो डायरेक्टली जाकर कॉन्ट्रैक्ट करें और जो सिस्टम वो यूज कर रहे हैं उसका वो कॉस्ट पे कर दें। लेकिन मसला क्या है कि जो गवर्नमेंट इस वक्त जो इनएफिशिएंसीज है ना उसको सेपरेट करना पड़ेगा। अगर हमने इस कैपेसिटी को यूटिलाइज करना है जो हमने लगा दी इतनी ज्यादा, तो हमें इन एफिशिएंसीज को थोड़ा सेपरेट करना पड़ेगा। उसके लिए अलग सोल्यूशन होगा, और इस कैपेसिटी को यूज करने के लिए कि अगर इसको प्रोडक्टिव यूज करना है और इंडस्ट्री को हमने दोबारा अट्रैक्ट करना है कि वो ये वाली इलेक्ट्रिसिटी यूज करते जो हमने लगा दी है, तो वो B2B कॉन्ट्रैक्ट्स की तरफ चले जाए। मुझे लगता है कि हमें इसकी ट्रांजिशन की तरफ ग्रेजुअल ट्रांजिशन में जाना पड़ेगा और हमें डिस्कोस प्राइवेटाइज करनी पड़ेगी, प्राइवेट मैनेजमेंट लानी पड़ेगी। उनकी जो एफिशिएंसी है, उनकी जो कलेक्शन है, उनकी जो मैनेजमेंट ऑपरेशंस है, उनको एफिशिएंट बनाने के बाद हमें इस मार्केट को खोलना पड़ेगा। दुनिया में जहां पे भी ये रिफॉर्म हुआ है वहां एंड टू एंड पार्टिसिपेशन हुई है प्राइवेट सेक्टर की, और कहां पे हुकूमत ने अपनी रेगुलेशन बेहतर की है। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर मैं इसको सोचूं तो प्राइवेट सेक्टर तो पहले ही पार्टिसिपेट कर रहा था जनरेशन के अंदर। ट्रांसमिशन कंपनी जो है इसको भी हमें दे देना चाहिए या सोच लेना चाहिए कि किस तरह प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन हो ताकि उसकी बेहतर प्लानिंग हो। अब हमारे पास तजर्बा है कि इलेक्ट्रिक से और पावर प्लांट्स को रेगुलेट करने का, और एक हमने प्राइवेट सेक्टर से ट्रांसमिशन लाइन मटियारी और भी बनवाई। तीसरी चीज़, हमें डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का भी कुछ बेहतर तरीका सोचना है कि हुकूमत की इन्वॉल्वमेंट कम से कम तर हो जाए। उसके बाद गार्ड रेल्स के साथ हम इसको लेके चलें। आप शेयर मार्केट में भी जो शेयर्स खेलते हैं उनको आप पूछें, जब वो एक एक्सपेंसिव शेयर खरीद लेते हैं तो उसको नॉक ऑफ करने का एक ही तरीका होता है कि जब मार्केट नीचे जाए तो सस्ता शेयर खरीद के, ताकि ऑन एवरेज उसको मर्ज करके। तो अभी मैं समझता ही हूँ कि गवर्नमेंट को मैक्सिमम ग्रीन एनर्जी लानी चाहिए और सस्ती तरीके इंडक्ट करनी चाहिए, ताकि ऊपर के जो मोस्ट एक्सपेंसिव यूनिट्स हैं 20,000 के ऊपर, वो हम ग्रीन एनर्जी से प्रोड्यूस करें और बजाय 22, 30 रुपए का यूनिट प्रोड्यूस करें। ये 10 रुपीज इवन कैपेसिटी पेमेंट उसमें बिठा के भी हमें देनी पड़े, स्टिल दैट इज वायबल।